हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखे थे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, फिर मैथिली शरण गुप्त जी का पूरा कृतित्व। और आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ छायावाद की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण तथ्य। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर देखेंगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो छायावाद की समय सीमा आपको पता होनी चाहिए कि जो छायावाद है, छायावाद कब से कब तक रहा था। तो 1918 से 1936 तक। आपने पहले पढ़ लिया है कि जो द्विवेदी युग है वो 1900 से 1918 तक रहा था, और उसके बाद 1918 से 1936 तक ये छायावाद की समय सीमा मानी जाती है। और अगर हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र जी की, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से आरंभ तो होती है, लेकिन 1936 में ना समाप्त होकर के 1938 तक रहती है। तो उन्होंने छायावाद की जो अंतिम सीमा है वो 1938 मानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तो 1938 आप लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर व्यक्तिकता, यहाँ पर जो छायावाद की विशेषता है उनमें हम बात करेंगे कि व्यक्तिकता जो थी, वो छायावादी काव्य जो था वो व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। व्यक्तिकता है ना, व्यक्तिकता क्या है, यानी कि जो छायावादी काव्य था, जो छायावादी कवि थे, वो व्यक्ति के स्वतंत्र होने की बात करते हैं। वो समाज में मतलब उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति है उसका खुद का एक वजूद होता है, एक स्वतंत्र उसका जीवन होता है, स्वतंत्र उसके विचार होते हैं। तो इस चीज़ पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। नेक्स्ट देखिए, छायावादी काव्य की जो केंद्रीय चेतना है वो स्वतंत्रता की चाह है, यानी कि उन्होंने सारे बंधनों को तोड़ करके, सामाजिक जो भी बंधन होते हैं, जो रूढ़ियाँ होती हैं, उनको तोड़ करके छायावादी काव्य को स्वतंत्र बनाने की चेष्टा की है। और नेक्स्ट देखिए, कविता को विचारों तथा तथ्यों से परे उन्होंने अनुभूति से निर्मित माना है, यानी कि वो उन छायावादी जो कवि हैं उनका मानना है कि कविता विचारों और तथ्यों से कहीं परे है, और ये अनुभूति से बनती है। किससे बनती है? अनुभूति से, यानी कि हमारे एहसास और अनुभूति से बनती है कविता। ठीक है, तो ये इसकी छायावाद की विशेषताएं रही हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट देखेंगे, छायावादी जो काव्य है वो वेदना से भरा पड़ा है। अगर आप जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की या महादेवी वर्मा की, आप किसी की भी अगर रचनाओं को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको वेदना अथा भरी मिलेगी, लेकिन ये जो वेदना है वो पीड़ा नहीं देने वाली। क्या नहीं देती है? वेदना का मतलब होता है दुख, दुख से भरा हुआ। तो ये हमें पीड़ा नहीं देती, बल्कि ये काम्य एवं सुंदर है। ठीक है, छायावादी जो काव्य है वो काम्य एवं सुंदर है, उसकी वेदना ये हमें पीड़ा देने वाली नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेम की जो अनुभूति है उसकी दिशा मानव प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। प्रेम की अनुभूति की दिशा कहाँ तक है? मानव प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। यहाँ प्रेम अशरीरी है, योगवादी नहीं है। जैसे कि भक्ति काल में और उसमें आपने पीछे पढ़ा था कि जो प्रेम है उसको योगवादी माना गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेम है वो अशरीरी है, किसी मतलब शरीर को सामने रख करके उन्होंने प्रेम को नहीं दर्शाया है ना। तो ये क्या है? अशरीरी प्रेम है। ठीक है, ये प्रकृति पर ज्यादा बल दिया गया है। और छायावादी कवियों की जो सौंदर्य चेतना है वो अत्यधिक उदार है, उदात्त एवं विशाल है। यहाँ इसकी जो इनकी जो सौंदर्य चेतना है वो क्या है? अत्यधिक, मतलब सबसे ज्यादा, और भी ज्यादा, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग की अपेक्षा ज्यादा उदार है, उदात्त है और ज्यादा विशाल है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर छायावादी कविताओं में प्रकृति का स्थान अन्यतम है, यानी कि जो छायावादी कविता है अगर उसमें प्रकृति नहीं हो, प्रकृति का समावेश नहीं हो, तो ये प्राणहीन हो जाती हैं छायावादी काव्य। तो स्थान बिल्कुल एकदम अनूठा उसमें दर्शाया गया है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण रूप में विशद चित्रण हुआ है। ठीक है, तो प्रकृति तो सबसे मुख्य यहाँ पर रखी गई है, किसमें? छायावादी कविताओं में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि छायावादी कविता में सिर्फ सौंदर्य और प्रकृति पर ही बल दिया गया है, बल्कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वर का भी निरंतर प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वर का भी निरंतर प्रयोग हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय कविताएं भी यहाँ पर खूब लिखी गई हैं। तो और इस काव्य में जागृति, जागरण, जागो ऐसे शब्दों का खूब प्रयोग किया गया है, यानी कि
राष्ट्र को जगाने का प्रयास यहाँ भी किया गया है, क्योंकि उस वक्त भी हमारा जो देश था वो क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्वर तो हर काव्य में आना ही होता है, क्योंकि जब हम काव्य करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं अगर हम गुलाम हैं तो वो चीज़ भी हमारे अंदर होती है, हमारे विचारों में खुद ब खुद आ जाती है और हम उसी से कविता करते हैं, कल्पनाओं से। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वर भी यहाँ पर मुखरित हुआ है। नेक्स्ट देखिए, गीत प्रगीत मतलब किस तरह का काव्य रूप यहाँ पर रखा गया है, तो गीत प्रगीत, लंबी कविता, महाकाव्य आदि काव्य रूपों की रचना भी इस युग में हुई है। महाकाव्य लिखे गए हैं, लंबी लंबी कविताएं लिखी गई हैं, गीतों की रचनाएं हुई हैं। ठीक है, प्रगीत यानी कि जो छोटे गीत होते हैं उनकी रचनाएं हुई हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। छायावादी जो काव्य है वो सूक्ष्म एवं अमूर्त कथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मक हो जाती है। यानी कि जो छायावादी कविता है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को प्रतीक बना करके ये कविता की गई है, क्योंकि ये सूक्ष्म एवं अमूर्त कथ्य को व्यक्त करती है। तो ये हमने यहाँ छायावादी कवि काव्य की विशेषताएं देखी हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य और जीके जीएस में अभी हमारा भारत का भूगोल चल रहा है, स्टार्टिंग है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।